ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड पे डिपेंडेंट है और उस इंपॉर्टेंट कंपाउंड का नाम है कार्बन। ठीक है, जितनी भी हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, वो सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक बेसिक से एटम पे डिपेंडेंट है और उस बेसिक एटम का नाम क्या है? कार्बन। फिर अकेले कार्बन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। अकेला कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिसाइड नहीं करता। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ एक ऐसे कंपाउंड हैं, कुछ एक ऐसे फैक्टर हैं जो हमें पढ़ने पड़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे कार्बन के साथ दूसरा एलिमेंट जो हमारे काम का है वो है हाइड्रोजन। सिंबल मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। तो ये दो कंपाउंड्स या दो एलिमेंट्स हमारे ऐसे हैं जो हमारी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिसाइड करेंगे। ठीक है ना? अब फिर से किसी बच्चे ने बोल दिया, कहता सर ये दोनों एटम्स ही बस, और कोई एटम नहीं है? तो ऐसा नहीं है, मेनली ये दो एटम्स हैं। इनके अलावा हम कुछ एटम्स यूज करते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। ठीक है ना? तो बेसिकली इन 6 एटम्स से हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस है, अगर मैं आपको रियलिटी में बताऊं तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री दोनों को मिला के उससे भी ज्यादा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप इतनी डिटेल में पढ़ सकते हो, इतने ब्रॉड तरीके से आप पढ़ सकते हो। ठीक है ना? अब ये देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई कहां से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टार्टिंग कहां से हुई। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ये ऑर्गेनिक वर्ड है, ये रिप्रेजेंट करता है लिविंग थिंग्स को। ठीक है? जितने भी हमारे पास नेचर में लिविंग थिंग्स हैं, मतलब चाहे ह्यूमंस हैं, चाहे एनिमल्स हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे ट्रीज हैं, जितनी भी हमारे पास लिविंग स्पीशीज थी, चाहे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनमें हमें कुछ ऐसे केमिकल्स मिलते थे जो लाइफ को जीने के लिए, लाइफ को स्पेंड करने के लिए जरूरी है। अगर वो केमिकल्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होंगे तो हमारा जो सर्वाइव करना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी मिले जो हमें नेचर में और कहीं नहीं मिल सकते, सिर्फ लिविंग थिंग्स से मिल सकते हैं। समझ में आया? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली हमने वो वाले केमिकल सब्सटेंसेस को पढ़ना था जो केमिकल सब्सटेंसेस हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। वहीं से नाम आया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऐसी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ कहां से मिलते हैं? लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। स्टार्टिंग हमने ऐसे की थी, हमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिले, 1 से स्टार्ट किया, 1 से 2, 2 से 10, 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, मतलब इतने इतने कंपाउंड्स हमें मिलने स्टार्ट हो गए लिविंग थिंग्स से। और उन सारे कंपाउंड्स को हम कहां पे पढ़ते थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते थे। यहाँ पे अपन ने क्या किया, माइंड में आया, ये साइंटिस्ट क्या करते हैं, वेले बैठे ऐसे उल्टी सीधी बातें सोचते हैं। तो साइंटिस्ट के दिमाग में आया, कहते हैं कितने सारे कंपाउंड्स हैं जो हमें लिविंग थिंग्स से मिल रहे हैं, तो इन कंपाउंड्स को हम बना सकते हैं, नहीं बना सकते? माइंड में ये बात आ गई। जैसे मैं आपको बोलूं, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा CH4। इसके बारे में डिटेल में बाद में बातें करेंगे, एक बार मैं आपको वैसे बता रहा हूं। सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH4। नाम है इसका मीथेन। नाम कैसे आया वो भी बाद में बताएंगे। तो ये सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड है, नेचर में मिलता है। मेरे माइंड में ये बात आई कि यार नेचर में मिलता है, मैं इसको बना सकता हूँ या नहीं बना सकता, वैसे माइंड में आया। तो मैंने बोला कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तो बना तो मैं सकता हूँ। मैंने इसको बनाने की ट्राई की, मैंने बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को स्टडी किया, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस करवाने की कोशिश की, लेकिन मैं इस कंपाउंड को डेवलप ही नहीं कर पा रहा। मतलब मैं पुराने जमाने की बात कर रहा हूँ। पुराने जमाने में हमारे पास इतनी अच्छी टेक्निक्स नहीं थी और हमारे पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर कर सकें, बना सकें। तो हमने बड़ी मेहनत की, मैंने मेरे 3-4 दोस्त बुला लिए, मैंने बोला यार ऐसे ऐसे करके ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर करना है, चैलेंजिंग काम है, आज तक किसी ने नहीं किया, अगर आपका करेंगे तो मुझे हो जाएगी। तो मैंने मेरे दोस्तों को बुलाया, उन्होंने भी ट्राई की, मतलब केमिस्ट्री वाले और भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी ट्राई की। तो हम सब ट्राई करते जा रहे हैं, बहुत मेहनत करते हैं,
लेकिन हमसे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर नहीं हो रहे। कई सालों की मेहनत करने के बाद भी जब हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं मिले तो हमने एक लाइन बोल के इनसे पीछा छुड़ा लिया। हमने बोला इनको कोई बना ही नहीं सकता, ये तो जादुई कंपाउंड है। ऐसा जादू सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, वो है भगवान। भगवान ने हम सबको बनाया, भगवान ने लिविंग थिंग्स को बनाया। लिविंग थिंग्स के अंदर क्या मिलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं। तो उनको भी किसने बनाया होगा? भगवान ने बनाया होगा। अब हम भगवान की बराबरी तो कर नहीं सकते। जो चीज भगवान ने बनाई है अगर हम भी वो चीज बना देंगे तो हम भी भगवान हो गए ना। तो हम तो भगवान है नहीं, इसलिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते। इतना बोला और हमने क्या किया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला गेट बंद कर दिया। 2-3 साल मेहनत की, मेहनत करने का कोई बेनिफिट नहीं आ रहा। कोई बेनिफिट नहीं हुआ तो फिर अपन ने रिजल्ट निकाल दिया, कंक्लूजन निकाल दिया, भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये काम तो हम कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे पास हमारा कंसेप्ट है। जो चीज हमसे नहीं होती हम बोलते हैं इम्पॉसिबल और पीछे छुड़ा देते हैं। ऑर्गेनिक में भी हमने यही किया। फिर ऐसा बोलेंगे ना, अभी भगवान ने बनाया है, भगवान ऐसा भगवान वैसा, तो साइंटिस्ट इन बातों पे बिलीव नहीं करते। हम सब साइंटिस्ट होते हैं, जो साइंस पढ़ने वाले लोग होते हैं, हमें फैक्ट चाहिए होते हैं, हमें कंसेप्ट चाहिए। हम भगवान पे बिलीव नहीं करते। ऐसा बोलते हैं ना साइंस वाले बंदे जो है भगवान को नहीं मानते। तो मैं भी अगर ऐसा बोलूंगा कि भगवान बनाते हैं, भगवान ऐसा वैसा, तो मेरी बातों पे कोई बिलीव ही नहीं करेगा। तो हमने क्या किया? एक थ्योरी डेवलप कर दी। थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या बोलते हैं? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम ये बोलते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब हमें बनाना होता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें क्या करना पड़ेगा? कार्बन और हाइड्रोजन को आपस में जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के लिए हमें कोई ना कोई फोर्स चाहिए। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? वाइटल फोर्स बोलते हैं। हम बोलते हैं कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, जो हमें लिविंग थिंग से मिलते हैं, उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में एक टाइप का फोर्स कॉमन है। कौन सा? वाइटल फोर्स। अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना है तो उसके लिए हमें वाइटल फोर्स चाहिए। अगर हमारे पास वाइटल फोर्स अवेलेबल है तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। लेकिन हम इस फोर्स को कभी भी डेवलप नहीं कर सकते या क्रिएट नहीं कर सकते। हम ना तो इस फोर्स को बना सकते हैं और ना बने बनाए फोर्स को और ज्यादा डेवलप कर सकते हैं। ये काम कौन कर सकता है? भगवान कर सकता है। तो हमारे बस में वाइटल फोर्स को बनाना नहीं है, इसलिए हमारे बस में ऑर्गेनिक कंपाउंड भी नहीं है बनाने। अपन इतना कह के पल्ला जुड़ा लिया। अपन ने बोला हर एक कंपाउंड के अंदर, सॉरी, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर वाइटल फोर्सेस एग्जिस्ट होती हैं जिसे ह्यूमन नहीं क्रिएट कर सकता। और क्योंकि ह्यूमन वाइटल फोर्सेस को क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए ह्यूमन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी नहीं बना सकते। इतना कह के हमने पीछा छोड़ दिया। फिर काफी साल बीते, ऑर्गेनिक वाला जो दरवाजा था वो हमने बंद किया हुआ था। कुछ सालों के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी हुई, और वो हैरानी वाली बात यह है, जो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हुआ, एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ। मतलब मैं तो कोई अपना और ही काम कर रहा था, फिजिकल का, इनऑर्गेनिक का। वो काम करते करते कुछ क्या हुआ, कुछ गलती वगैरह हो गई, कोई 2 केमिकल गलती से मिक्स हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर हो गया गलती से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमसे गलती से डिस्कवर हो गया। ऐसा कौन सा पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो हमने गलती से डिस्कवर किया? हाँ जी, यूरिया। बहुत बढ़िया। तो यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज्ड इन द लैब। सिंथेसाइज का मतलब हमने बनाया, मैन मेड। ठीक है ना? बड़ी है क्या? और 3 साल, हाँ जी, तब तो नहीं बना। तो वो कुछ अपना और ही काम कर रहे थे, इनऑर्गेनिक का कुछ थीसिस वगैरह कर रहे थे साइंटिस्ट। होलर नाम था साइंटिस्ट का। तो ये कुछ अपनी थीसिस वगैरह कर रहे थे। तो ये काम तो अपना कुछ और कर रहे थे, गलती से क्या हुआ, हाथ पैर लग गया, 2 केमिकल्स आपस में मिक्स हो गए। उन 2 केमिकल्स की वजह से, मिक्स होने की वजह से जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट आया वो क्या आया? यूरिया। तो बन गया। बनते ही यूरिया की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, बनते ही यूरिया की वो स्मेल आई। तो उन्होंने बोला यार ये स्मेल तो यूरिया की होती है। फिर जब उन्होंने उस प्रोडक्ट को केमिकली टेस्ट किया तो प्रूव हो गया कि वो यूरिया ही बना, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे प्रिपेयर हुआ था। फिर हमने बोला ये वाली कहानी तो झूठी हो गई, कोई वाइटल फोर्स नहीं होता, हम बना सकते हैं कंपाउंड।
और फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की स्कीम ढूंढी, फिर मिल गई। एक मोटिवेशन की जरूरत होती है ना, मोटिवेशन मिली, उस मोटिवेशन को यूज करते हुए फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने शुरू किए। आज के टाइम में 2020 में हम ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बना लेते हैं जो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, गलत एग्जांपल है। सपोज करो नेचर में 70 कार्बन वाला कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता, हम बना सकते हैं। आजकल हमारी थ्योरी इतनी एडवांस हो गई है, जो कंपाउंड हमें नेचर में नहीं मिल रहे, जो कंपाउंड हमें लिविंग थिंग्स में नहीं मिलते, हम इमेजिन कर सकते थे, वो भी हमने बनाने स्टार्ट कर दिए। तो सिर्फ एक होप चाहिए थी अपने को, सिर्फ एक स्टार्टिंग चाहिए थी। तो ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी रहेगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2020 में बहुत ही वाइड कंसेप्ट है, बहुत ही बड़ा कंसेप्ट है, और पता नहीं क्यों 99% बच्चे जो होते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डरते हैं। ये मेरे पास फैक्ट है। अभी तो आप +1 में हो, पहली बार पढ़ रहे हो, इतना कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। +2 में आते आते ना एक हवा बन जाता है कि सर ऑर्गेनिक कैसे करेंगे। मेरे पास जो +2 के बच्चे हैं उनमें भी अभी ये ढोल बैठा हुआ है, सर ऑर्गेनिक कैसे करेंगे। तो ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं है। आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूरा पीरियोडिक टेबल आपको याद करना पड़ता है। 118 एलिमेंट है, यहाँ मैंने कितने लिखे हैं, 2 और 4 6। तो 6 एलिमेंट्स की केमिस्ट्री है, क्यों परेशान हो रहे हो, वो तो 118 है, वो कर लेते हो आप, तो ये तो फिर भी 6 है। अच्छा, ये 6 के 6 पढ़ने हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, हमारा काम इन दोनों से भी चल जाता है। ये तो हमें कभी कभी चाहिए होते हैं, कभी कभी। अगर मैं आपको थोड़ा सा काम कम करके दूं तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमें सिर्फ 1%, सिर्फ 1%। इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमें 9%, बाकी 90% रिक्वायरमेंट हमें किसकी होती है, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है ना। उसके बाद है ऑक्सीजन नाइट्रोजन 9%, और फिर कभी कभी हम पढ़ लेते हैं फॉस्फोरस या सल्फर के कंपाउंड। अदरवाइज इन 4 आइटम से हमारा काम चल जाता है। इन 4 आइटम से हम 99% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का केस रहेगा। डेफिनेशन आ गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, लिखोगे डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक branch of chemistry which deals with the study of compounds। अगर किसी वर्ड की स्पेलिंग नहीं आएगी तो पूछ लोगे। कंपाउंड्स derived from DERIVED, derived from living things and some of these compounds are necessary for survival is called organic chemistry, is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाएगी, हेडिंग नंबर 2। पहले डेफिनेशन थी ना, अब डेफिनेशन के बाद सेकंड आ गया है वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल स्पेलिंग लिखी हुई है, वाइटल फोर्स थ्योरी। This theory is given by Berzelius, in 18th century, 1800 के आसपास, सन 1800 के आसपास, एग्जैक्ट ईयर नहीं है पर मतलब
1802 1803 कुछ ऐसा साल था। तो ये थ्योरी हमें किसने दी थी? बर्जीलियस ने। ये हमारा दोस्त है। ये हमारा दोस्त क्यों है? ये हमारा काम बड़ा आसान कर रहा था। कहता वाइटल फोर्स होता है, बना ही नहीं सकते, काम खत्म, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म, पढ़नी है। और दुश्मन कौन है? उसने यूरिया बना दिया। और यूरिया क्या बनाया? 10th में आ गई, +1 में आ गई, +2 में आ गई, पीछे नहीं छोड़ दिया। जब जब केमिस्ट्री पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हाथ लगाना पड़ेगा। फिर कई तो इसके नशे में इतना डूब जाते हैं, स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक। ठीक है ना? तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो इजी है, अगर आपको समझ में आनी स्टार्ट हो गई फिर आपका कुछ और पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। फिर आप कहोगे सर ऑर्गेनिक ही पढ़ा करो, ऑर्गेनिक ही पढ़ाया करो। तो हाँ जी, अच्छा, इनऑर्गेनिक में भी है? नहीं, और सब्जेक्ट्स में भी है। चलो अच्छी बात है, आप तो केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ेंगे। हमारे पास ना बायो वाले चैप्टर भी आएंगे, +2 में आप पढ़ोगे बायो मॉलिक्यूल्स। अब आप बोलोगे सर ये तो बायो मॉलिक्यूल्स मतलब लिविंग थिंग्स की बात है, बायोलॉजी की बात है। और बायोलॉजी में भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो केमिस्ट्री वाली इंक्लूडेड होती हैं। तो आप एक बायो मॉलिक्यूल्स का चैप्टर, बायो का चैप्टर केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, +2 में आएगा, अभी नहीं आएगा। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। और इन तीनों को चलाने वाली, तीनों को तो पता नहीं, बायो छोड़ देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को चलाने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, उसका नाम है मैथ। तो मैथ्स के बिना ये दोनों चलते नहीं है। ठीक है, डेरिवेशंस वगैरह बाद में देखेंगे। तो मैंने आपको क्या लिखवाया अभी अभी वाइटल फोर्स थ्योरी में, दिस थ्योरी इज गिवन बाय Berzelius in 18th century, which states that vital force is some kind of mysterious force which is responsible for formation of organic compounds. For formation of organic compounds. That is ये शॉर्ट फॉर्म है। It is impossible to synthesize organic compounds ठीक है, एक लाइन छोड़ के अगला पॉइंट बनाओगे। इन 1828 1828 होलर accidentally prepared, होलर की स्पेलिंग ये है, होलर accidentally prepared first organic compound urea as follows. तो मैंने आपको क्या बोला, वाइटल फोर्स थ्योरी जो है वो लेट 1800 में आई थी। चलो 1802 1803 मान लो, 25 साल तक हम यही मानते रहे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बना नहीं सकते। गोल्डन पीरियड 25 साल तक तो मुझे हमारी लोगों ने। 1828 में मूड खराब हो गया। किसने कर दिया? होलर ने क्या किया, ये कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज कर रहा था। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम है अमोनियम साइनेट। तो ये क्या कर रहा था, एक कंटेनर में ना अमोनियम साइनेट रखा हुआ था, उसको ये यूज कर रहा था। फिर क्या हुआ, इसने वो कंटेनर साफ किया, मतलब अमोनियम साइनेट को दूसरे कंटेनर में शिफ्ट किया। उसके बाद इसने उसको हीट करने के लिए रख दिया। क्या गलती कर दी, उसको साफ नहीं किया। तो जब उसने कंटेनर में अमोनियम साइनेट रखा हुआ था, उस कंटेनर को उसने साफ नहीं किया,
तो उसमें थोड़े बहुत पार्टिकल्स रह गए अमोनियम साइनेट के। फिर जब वो बीकर को हीट कर रहा था, हीट करने से क्या हुआ, अमोनियम साइनेट कन्वर्ट हो गया यूरिया में, अमोनियम साइनेट कन्वर्ट हो गया यूरिया में। वो कहता है यार ऐसी कैसी स्मेल आ रही है अजीब सी, तो उसको बाद में पता लगा ये यूरिया की स्मेल है। कई चीजों की स्मेल कैरेक्टरिस्टिक होती है ना, जैसे आप सूंघ के बता देते हो घर पे कि आज तो गोभी वाले पराठे बने हैं या आज आलू वाले पराठे बने हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है। जो आलू के पराठों की स्मेल है वो आपको गोभी वाले पराठों से नहीं आ सकती है ना, आइसक्रीम की जो स्मेल होती है वो आपको हलवे में से नहीं आएगी। तो कई चीजों की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, तो आप स्मेल करती पहचान जाते हो, मैं पहचान जाता हूँ, मुझे रसोई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अलग अलग मतलब स्मेल्स होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल्स, कईयों की मिक्स हो जाती है। जैसे H2S गैस है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, उसकी होती है रोटन एक्स स्मेल, सड़े हुए अंडे जैसी। तो आपको नहीं पता सड़ा हुआ अंडा या रोटन H2S गैस है, दोनों की सेम स्मेल होती है। तो कईयों की सेम होती है, कईयों की कैरेक्टरिस्टिक होती है, वैसे कोई नहीं दिखा सकता। तो यूरिया की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, जैसी स्मेल यूरिया की होती है वैसी और किसी कंपाउंड की नहीं होती। तो बंदा सूंघ के बता देगा, अगर जिसने पहले स्मेल की होगा यूरिया को, उसको याद रहेगी कि ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, और वो कभी भी सूंघ के बता देगा कि ये यूरिया है। तो वो जब हीट कर रहा था, अमोनियम साइनेट यूरिया में कन्वर्ट हुआ, उसको पता लग गया यार ये तो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल यूरिया की है, यूरिया मैंने प्रिपेयर कर लिया। वही रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। तो क्या लिखवाया मैंने लास्ट में आपको, कॉपी देना, रिपीट कर रहा हूँ। In 1828, Holler accidentally prepared first organic compound urea as follows. कैसे बनाया उसने, अमोनियम साइनेट, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनेट, बीकर में पड़ा था, उसको पता नहीं, उसने हीट कर दिया पकड़ के। हीट करने से क्या हुआ, ये रीअरेंज हो गया। अब एक बार देख लो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन कोनों में लगा दो, दोनों नाइट्रोजन को दो दो हाइड्रोजन बांट दो, दो तेरे और दो तेरे, बीच में कौन बच गया, CO, यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक है ना, NH2CO NH2। एक बार इतना डिटेल में मत जाओ, आप सिर्फ इतना लिख लो, NH2CO NH2। तो इसी फॉर्मूला से ये बन गया, मिला लो चाहे दो नाइट्रोजन दो नाइट्रोजन, चार हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन, तो रीअरेंज करने पे बन गया यूरिया, गलती से बन गया। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड। होलर ने बोला अगर ये प्रिपेयर हो सकता है फिर सारे हो सकते हैं, उसके बाद तो आपने काफी बना लिए, ठीक है, ये रिएक्शन लिख लो। तो ये हमारी छोटी सी कहानी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। वो मैंने भी बताया नहीं, तो इतना डिटेल में धीरे धीरे करेंगे। बना लो कोई बात नहीं, पढ़ा हुआ है 10th क्लास में, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा हुआ है, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ा हुआ है। अच्छा बायो में भी पढ़ाया था, बायो सर को बोलो पंगे ना ले केमिस्ट्री के साथ, हम अपने आप पढ़ लेंगे। चलो मजाक कर रहे हैं, तो बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, रिप्रेजेंटेशंस बहुत होती हैं। तो हो गया, ये थी हमारी इंट्रोडक्शन, इतना बताना काफी है। एक सैड न्यूज के लिए भी ऑर्गेनिक पढ़नी पड़ेगी अब, और बहुत पढ़नी पड़ेगी, बड़े बड़े चैप्टर हैं ये। इसमें ना एक टॉपिक आपका कट हो चुका है इस बार सिलेबस में से, सम प्रिंसिपल टेक्निक्स वाला। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पता करना हो, भाई मैं आपको एक पाउडर सा दे दूंगा, मैं बोलूंगा इस पाउडर में ना 3-4 ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स हैं, तो बताओ कौन सा एलिमेंट कितने ग्राम प्रेजेंट है, उसे हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बड़ा खतरनाक सा काम होता है, प्रैक्टिकल काम होता है, थ्योरेटिकली करवाना पड़ता है बोर्ड पे, हमारे पास कौन सा यहाँ पे प्रैक्टिकल हो रहा है। तो वो सिलेबस में से कट हो गया, अच्छी बात है। आधा चैप्टर वही था, तो आधा तो खत्म हो गया चैप्टर, आधा ही बचा, और जो आधा अपने सिलेबस में है ना, यही इंपॉर्टेंट है +2 क्लास के लिए। तो आज मैं आपको 2-3 बेसिक सी बातें बता रहा हूँ, उन बेसिक बातों को यूज करके कल फिर आप प्रॉपर से स्टडी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलो, जब आप 4 चैप्टर पढ़ते हैं ना कोवलेंट बॉन्डिंग वाला, उसमें आपने ये पढ़ा था कि बॉन्ड दो तरीके की होती है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, और फिर आपने वो चीज यहाँ पे भी पढ़नी है। 10th क्लास में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे सिंपल कंपाउंड हमारे कौन से होते हैं, सबसे सिंपल कंपाउंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन जो नेम है वो दो कंपाउंड्स को मिला के बना, हाइड्रोजन प्लस कार्बन।
हाइड्रोजन का हमने हाइड्रो उठाया, कार्बन हमने एज इट इज लिख लिया, दोनों को मिला के क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन हमारे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें सिर्फ दो ही टाइप के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, विच इज हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। कैसे पहचान करते हो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की? एल्केन हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलेगी। कितने मर्जी कार्बन लगाओ, इसकी कोई मनाही नहीं है, सीधे लगाओ, टेढ़े लगाओ, दाएं लगाओ, सॉरी दाएं, बाएं लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, इसकी कोई मनाही नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, सभी कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्ड आनी चाहिए, सिंगल बॉन्ड आनी चाहिए। तो जब हमारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होती है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहता था, जो ये सिंगल बॉन्ड होती है इसी को हम बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड है ये, सिग्मा बॉन्ड। इसको रिप्रेजेंट करते हैं हाफ न से, आधे न से, तो ये सिग्मा बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन है। बात समझ में आ गई? तो सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, याद रखना, मैं अभी पूछूंगा। सिंगल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा बॉन्ड। एक 4th चैप्टर में कंसेप्ट आएगा हाइब्रिडाइजेशन का, तो जिन्होंने पढ़ रखा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ एक बार सुन लो। हाइब्रिडाइजेशन सिंगल बॉन्ड वालों की कौन सी होती है, sp3 होती है। एक बार सिर्फ इतना याद रखो, क्या होती है क्या नहीं होती है फिर बाद में बता देंगे। सिंगल बॉन्ड कौन सी होती है, और सिग्मा बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, भारी सा वर्ड है, मैं स्पेलिंग लिख देता हूं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3। एल्केन पढ़ लिया हमने, फिर अगला कंपाउंड कौन से हैं, एल्कीन हमारे वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलते हैं। ये तो सिमिलर ही रहेगा क्योंकि सारे हाइड्रोकार्बन हैं, लेकिन इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। ठीक है ना, जब एक डंडा मारो उसे बोला सिंगल बॉन्ड, जब दो डंडे मारे तो उसे बोलते हैं डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड्स में क्या होता है, यहाँ पे ये दो मैंने साइन लगा दिए ना, इनमें से एक होती है आपकी सिग्मा बॉन्ड और एक होती है पाई बॉन्ड। वर्डिंग में लिखना, वर्डिंग में सिंपल तो आपको पता ही है, मैथ वाला पाई। एक होती है पाई बॉन्ड। तो बेसिकली बॉन्ड्स हमारे पास दो ही तरह की होती हैं, सिग्मा और पाई। सिग्मा होती है सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होती है और एक पाई होती है। इस केस में यानी कि एल्कीन के केस में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, सिंगल बॉन्ड में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, डबल बॉन्ड में क्या होती है, एक पी कम कर दिया मैंने, अब एक पी और कम हो जाएगा। लास्ट केस कौन सा है, एल्काइन। वो हाइड्रोकार्बन्स जिनमें कार्बन कार्बन की ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होती है। ट्रिपल बॉन्ड, तीन डंडे बना दिए ना, तो ये कौन सी बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में एक हमारे पास होती है सिग्मा बॉन्ड और बाकी की जो दो बच गई ये होती हैं पाई बॉन्ड्स। ठीक है ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी, एक पी और कम कर दो, इसमें sp3 थी, इसमें sp2, तो इसमें sp। तो ट्रिपल बॉन्ड वालों की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp होती है। 6 बातें बताइए मैंने आपको, दोबारा सुन लो। एल्केन वालों की हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, एल्कीन की होती है sp2, एल्काइन की होती है sp। एल्कीन में होती है सिंगल बॉन्ड, एक सिग्मा। एल्कीन में होती है हम सॉरी एल्केन में हमारे पास होती है सिंगल बॉन्ड, एल्केन में होती है सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा। एल्कीन में होती है डबल बॉन्ड, एक सिग्मा एक पाई। और एल्काइन में होती है ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एक सिग्मा और दो पाई। तो आपको ये नहीं देखना कार्बन कार्बन की बॉन्ड है, आपने सिंगल डबल ट्रिपल देखनी है।
सिंगल का मतलब है सिग्मा, एस फॉर सिंगल, एस फॉर सिग्मा। सिंगल का मतलब है सिग्मा, डबल का मतलब है एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल का मतलब है एक सिग्मा दो पाई। सर मुझे एक बात पता चली, सब में सिग्मा बॉन्ड एक ही होती है, बाकी उसके अलावा अगर कोई आ रही होंगी तो वो पाई होती है। इसमें एक ही बॉन्ड थी, दैट इज सिग्मा। इसमें दो थी तो सिग्मा तो एक ही है, बाकी जो एक बच गई वो पाई। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा है, एक ही होती है, बाकी जो दो बच गई वो। तो आपको पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा पाई बॉन्ड क्लियर हो गया। दूसरी बात, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन का बेस्ट फ्रेंड कौन है? हाइड्रोजन। दोनों पक्के दोस्त हैं। और अगर मैं आपको दोस्ती का रेशो बताऊं ना, तो हाइड्रोजन की रेशो ज्यादा है। हाइड्रोजन ज्यादा अच्छे से दोस्ती निभाता है एज कंपेयर टू कार्बन। जब जब कार्बन मुसीबत में होता है, उसकी हेल्प करने कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। मैं उल्टा ये बात नहीं बोल सकता, मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि जब जब मुश्किल में हाइड्रोजन होगा मदद करने कार्बन आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन कार्बन की मदद करने हाइड्रोजन जरूर आएगा। तो हाइड्रोजन अपनी तरफ से बेस्ट फ्रेंड है कार्बन का, वो अपना पूरा डेडिकेशन शो करता है। अब कार्बन को मदद की जरूरत कब होती है? जब कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं होती। हर एक एटम अपनी वैलेंसी कंप्लीट करना चाहता है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन याद रखेंगे सारे के सारे, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 वैलेंसी होती है। कार्बन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा कितने बॉन्ड बनाने हैं? 4 बॉन्ड बनाने हैं। ना तो 4 से ज्यादा बनाएगा, उसमें भी काम नहीं चलेगा, और ना तो 4 से कम बनाएगा। तो जब जब कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे नहीं होते, हेल्प करने कौन आएगा? उसका बेस्ट फ्रेंड यानी कि हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट, चाहे एल्केन है, चाहे एल्कीन है, चाहे एल्काइन है। जब जब कार्बन के बॉन्ड अधूरे रह जाएंगे, पूरे करने कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। बात समझ में आ गई? चलो देखते हैं, ये वाला एग्जांपल देखो। इस कार्बन के कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं मैंने? एक ही बनाया हुआ है। कितने बनाता है? 4 बनाता है। कितने रह गए? तो वो 3 बनाने कौन आएगा? ये आ गया। अगर आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे बना दो, जैसा मन है वैसा बना दो। ये इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं? एक लेफ्ट है, एक राइट है, 2 हैं, तो कितने रह गए? हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 1 बना हुआ है, तो 3 बनाने पड़ेंगे। बेस्ट फ्रेंड, ठीक है जी। और भी सबूत है मेरे पास, नीचे आ जाओ। कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं? कितने रह गए? 2। चाहे ऐसे लगा लो, चाहे ऐसे लगा लो, मैंने इकट्ठा करके लिख दिया। यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे इसका भी 1 रह गया। और तो ये याद रहेगा। अब मेरी +1 हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है। मैंने +2 भी कर रखी है वैसे, तो मेरी +1 हो गई। इन केस अगर मैं हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा तो चलेगा, क्योंकि मुझे पता है बेस्ट फ्रेंड ने मदद करने आ जाएगा। आपको ये बात का भी नहीं पता, मैंने अभी बताई है। तो आप कोई भी एग्जांपल ऐसा नहीं लिखोगे जिसमें आपने कार्बन के बॉन्ड पूरे ना किए हो। मैं लिखूंगा चल जाएगा, मैं सर हूं ना, सर को कुछ फायदे होते हैं, तो मेरा बेनिफिट है। मैं अगर बॉन्ड पूरे नहीं भी करूंगा चल जाएगा, मुझे पता है कि बॉन्ड पूरे हो जाएंगे। आपने हमेशा करनी है, आप सर की कॉपी नहीं करोगे। सर ने बॉन्ड पूरे नहीं किए तो हम भी नहीं करेंगे, सर ने नहीं लिखा तो हम भी नहीं लिखेंगे। तो उसके लिए फिर आपको एमएससी करनी पड़ेगी, अगर मेरी बराबरी करनी है तो अभी आप मेरी बराबरी पे नहीं हो ना, तो अगर मैं बॉन्ड पूरे नहीं करूंगा चलेगा, आप ये गलती नहीं करोगे। मैं टीचर होने के नाते ये थोड़ी सी गलती कर सकता हूँ, आप नहीं करोगे कभी। समझ में आ गया? जब भी आपको कार्बन बेचारा अकेला दिखेगा, फटाफट इसके बेस्ट फ्रेंड को इसके साथ लगा दो। ये बात तो समझ में आ गई? मैं आपको कुछ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, उन एग्जांपल्स के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है एक मॉलिक्यूल में कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने पाई बॉन्ड है, और उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सब चीजें बतानी है। क्या कितने सिग्मा बॉन्ड है, सॉरी कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, और उस मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सर अगर सिंगल बॉन्ड आ रही होगी तो sp3 होगा, डबल आ रही होगी तो sp2 होगा, ट्रिपल आ रही होगी तो ये तो काम खराब हो गया। इस कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए? गिनो। 3 लेफ्ट में, 2 राइट में, 5। कार्बन तो 5 बनाता ही नहीं है,
तो मुझे मजबूरन यहाँ पे कोई ना कोई बॉन्ड रिमूव करना पड़ेगा। मैंने ये वाला बॉन्ड रिमूव कर दिया, इसको रिमूव करते ही प्रॉब्लम आ गई। सर अब ये sp हाइब्रिडाइज्ड है या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? क्योंकि सिंगल बॉन्ड की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड की क्या होती है। दोनों आंसर तो आ नहीं सकते, आंसर तो एक ही आएगा। तो इसमें मैं आपको बता रहा हूं, अगर सिंगल बॉन्ड आ रही होगी तो sp3, सिंगल बॉन्ड आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, कितनी मर्जी सिंगल बॉन्ड आए, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी। अगर इसमें एक भी डबल बॉन्ड आ गई तो ये एल्कीन हो गया। डबल बॉन्ड वाले कौन होते हैं, और एल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही आती है। आपने ये नहीं बोलना सर डबल बॉन्ड एक है, सिंगल बॉन्ड इतनी सारी हैं, तो सिंगल बॉन्ड जीत गया, कंपटीशन नहीं हो रहा कोई। तो आपने क्या देखना है, डबल बॉन्ड आते ही हाइब्रिडाइजेशन sp2। सिमिलरली अब देखो सर सिंगल भी आ रही है, डबल भी आ रही है, ट्रिपल भी आ रही है, ट्रिपल को प्रायोरिटी दोगे, जो सबसे स्ट्रॉन्ग होती है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी। बात समझ में आ गई थी। तो ये हमारे पास हमारा केस है। एग्जांपल दे रहा हूं, मुझे बताना उस एग्जांपल में कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है। ये मैंने लिखवाया क्यों नहीं, ये लिखवाया इसलिए नहीं, अपने 4th चैप्टर में थोड़ा थोड़ा देखा हुआ है, ठीक है ना। तो अगर आपने नहीं भी किया हुआ अभी साइड में लिख लेना जब आप एग्जांपल करोगे। ये देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, कॉपी में करना है, बोर्ड पे तो मैं करूंगा। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, कॉपी पे करके दिखा, नहीं मानता है इसे, वापस मांग ले उससे, वापस करिए अभी अभी। निकाल ले, कोई बात नहीं, पायलट पहनना बढ़िया 40 वाला। कॉपी में कर ले, मार खा लेंगे। हो गया जी। गुरप्रीत बता रहा आंसर, गुरप्रीत बता रही है आंसर कितने, गुरप्रीत आंसर कितने सिग्मा बॉन्ड है। 4 कैसे हैं, 5 कैसे हैं, गिनता हूं मैं, बताओ। सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, सिग्मा, सिंगल बॉन्ड्स आर सिग्मा बॉन्ड्स, ऐसा बोला था मैंने। जितने भी सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सारे सिग्मा होते हैं, ऐसे बोला था क्या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसमें एक सिग्मा होता है, बहुत बढ़िया, 11 सिग्मा। और पाई कितने हैं, 1 है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आराम से करो, ठीक है ना, डरने वाली कोई बात नहीं है। मैंने बोला था सारे सिंगल होते हैं तो कार्बन हाइड्रोजन भी गिनना पड़ेगा, ये वाली भी सिंगल बॉन्ड ही है ना, ये सिग्मा में ही आएगी। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया आंसर। इसमें ना आप थोड़ा सा डिवाइड भी कर सकते हो। सर इसमें सिग्मा बॉन्ड 2 तरीके की आ रही है, कुछ सिग्मा बॉन्ड है कार्बन कार्बन और कुछ सिग्मा बॉन्ड है कार्बन। तो एक सिग्मा बॉन्ड आई कार्बन कार्बन टाइप की, एक सिग्मा बॉन्ड आई कार्बन हाइड्रोजन टाइप की। कार्बन कार्बन वाली कितनी है, 3 ही है। कार्बन कार्बन की एक ये रही, दूसरी ये रही और तीसरी ये रही। तो अगर ये 3 है तो ये कितनी होंगी, टोटल 11 थी ना। कार्बन कार्बन वाली 3 है तो कार्बन हाइड्रोजन वाली कितनी हो गई। पाई कौन सी है, पाई तो एक ही है, तो एक पाई बॉन्ड है विच इज कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, सॉरी कार्बन कार्बन पाई बॉन्ड, ठीक है जी। और एग्जांपल देखो, अब ये ना एग्जांपल थोड़ा सा टिपिकल है तो देखना। ये लो जी, कॉपी पे गलत हो गया चिराग, मैंने पहले ही बोल दिया टिपिकल है तो इतनी आसानी से नहीं होगा। गलत है, गलत है, गलत है, अच्छा सिग्मा 2 ही है, सिग्मा 2 ही है सर। लाइव क्लास में तो शायद लगा दे सर, आ गया सर, 11 गलत, मैंने गिनी नहीं पर इतनी हो सकती है।
ये थोड़ा सा सही लग रहा है आंसर। मैं आपको रीजन बताता हूँ, सुन लो पहले सारे। सर एक अच्छा ठीक है आगे सर एक सर आप मास्टर फाइटर उठा रहे हो एक कमाल है तेरा चुप चुप। हाँ जी, हो सकती है, मैंने गिनी नहीं है, पर मतलब 10 से ज्यादा ही है। अब देखो एक बात, 3, 5, 11 मतलब अभी तक आपको मैंने क्या बताया, मैंने ना आपको हलवा बना बनाया दे दिया, आपने सिर्फ खाने का काम किया। मतलब मैंने आपको सारी बॉन्ड्स दिखा दी, आपने वो बॉन्ड काउंट कर ली। यहाँ पे मैंने सारी बॉन्ड्स दिखाई नहीं, और जो मैंने दिखाई नहीं वो फिर आपने देखी भी नहीं। यहाँ पे क्या बनेगा देखो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये दिया हुआ है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन है, तो जादू से नहीं जुड़ा होगा, चलो जादू से जुड़ा होगा, उस जादू का नाम क्या है, बॉन्ड। तो वो बॉन्ड दिखाओ ना, नहीं दिखाई आपने, समझ में आया? इस कार्बन में और इस कार्बन में क्या रिलेशन होगा, बॉन्ड का रिलेशन होगा। पर सर कितने बॉन्ड होंगे, इसने 3 बना लिए, तो ये और कितने बना सकता है, तो ये एक बॉन्ड बना के कार्बन के साथ जुड़ा होगा। हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन कितने बॉन्ड बनाएंगे, 1। सर ये वाला कार्बन ना 3 बना सकता है, लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं, तो हाइड्रोजन के साथ तो एक ही बनेगा ना, 1 हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड, 1 हाइड्रोजन, कार्बन 3 हाइड्रोजन। जो ये दिख रहा है एक्चुअल में ये है। अब गिनो कौन कह रहा है 2 सिग्मा बॉन्ड, मोबाइल चलाने वाले बच्चे पीछे पढ़ ले, वो क्या लिखा हुआ देख, पार्टी करवा लूंगा, ध्यान रखिए थोड़ा। 10 सर ये 10 ना 11 ना 13, 11 भी नहीं है 13 भी नहीं है। वो एक गलत लगा दिया था। चलो मैं गिन लेता हूँ, मुझे पता नहीं लगता। सिग्मा 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 सिग्मा, ये होगी स्ट्रेट वाली, फिर ये थोड़ी टेढ़े मेढ़े वाली भी है। तो कितने बनाए मैंने, 3 4 6 8 10, 10 आ गए सिग्मा बॉन्ड। इनको फर्दर क्लासिफाई कर सकता हूं मैं, बस जरूरत नहीं है। कार्बन कार्बन वाले हैं 1 2 3 4। अच्छा टोटल कोई बात नहीं, टोटल नहीं बताने थे, मैं सिग्मा पूछे थे। 10 सिग्मा में से 4 तो कार्बन कार्बन है, बचे कितने, 6। तो वो 6 कौन से होंगे, कार्बन हाइड्रोजन वाले, ठीक है। पाई कितने हैं, 3 कैसे हैं, 2। अरे मेरे एक्सप्रेशन चेंज हुए, तुम आंसर क्यों चेंज कर रहे हो, 3 सही आंसर है। डबल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं, टोटल कितने हो गए। तो सर के एक्सप्रेशन से सही गलत नहीं होता, अपने में कॉन्फिडेंस रखो। 3 पाई है, बहुत बढ़िया। तो ये छोटी सी कहानी थी, ये चीज समझ में आई। एनसीईआरटी में पहला पेज खोलोगे ना, 1-2 एग्जांपल दिए हुए हैं, ऐसे ट्राई करना, बाकी फिर आप कल करेंगे, ठीक है। चलिए प्रदीप में से कर लियो, उसमें 3-4 पेज टपाने पड़ेंगे, इसमें तो एक ही टपाना पड़ेगा ना एनसीईआरटी में। सर एक ही टपा